और जितने ही स्क्रीन पर लूंगा, मैं ज्यादा लंबी बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट्स हैं यहाँ पे। एक तो जीसीसी जो है उसने कंडेम किया है, जो इंसारुल्लाह लाहौती ने अरब पे हमला किया है। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत हमास जो है उसने जो इसराइल के हमले हैं उसकी मजम्मत की है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन साहब जुड़ गए, मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हालात की बड़ी अमीर गहरी नजर रखते हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। सबसे पहले माफी, मैं अभी सफर से बिल्कुल नहाया धोया भी नहीं, और अभी मैं पहुंचा जैसे ही यहाँ मुंबई, और फौरन मैंने आपको रिकॉल किया, और फौरन मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट, क्योंकि कैप्टन साहब तब से बहुत बड़ी मुसीबत में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो हम लोग पहले से कहते आ रहे थे कि इनकी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो अब पैट्रियट जो है इनका बताते हैं कि 80% खत्म हो गया, जो इनका बहुत मजबूत वो था। इसी तरीके से इनका जो थॉट था वो 50% के करीब खत्म हो गया। तो अच्छा, ये खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। आखिर किसने हमें जो है ये इतना बड़ा धोखा दिया और ये खबर लीक कर दी ऐसे मौके पे कि जब हम फैसला कून मोड़ पे थे। यानी अब उन्होंने ये इतराफ कर लिया कि जो जंग बंदी हुई है या जो हम हमले नहीं कर रहे हैं वो कोई मुरव्वत की वजह से नहीं है, बल्कि हम कर ही नहीं सकते थे। तो बहरहाल कैप्टन साहब, इसको कैसे देखते हैं आप, सूरत हाल को? अब तो हथियार डालना मजबूरी है इनकी। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, शुक्रिया। देखिए, पिछले 15 दिन से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अनकन्फर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा कर रही थी कि अमेरिका के पास जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, युद्ध के शुरुआत में 2300 थी दुनिया भर में मिलाकर, और आज की तारीख में उसकी संख्या कम होते होते 830 हो गई है। एक तिहाई से भी कम बची है। दूसरी बात है, थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, फिर से जो सूत्र बताते हैं कि उनके पास इस युद्ध के चालू होने के पहले दुनिया भर में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइलें थी उनके पास थी 450। आज की तारीख में आधी हो गई हैं। तो क्या अमेरिका सारी जो बची खुची एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स है, पेट्रियट, थर्ड, उनको दुनिया भर में उनके जो अमेरिका के फॉरेन बेसेस हैं वहां से गल्फ में रवाना कर सकता है? कुछ हद तक उन्होंने ऐसा किया भी। प्रशांत महासागर में उनका पैसिफिक फ्लीट है, जिसके बड़े बड़े बेस जापान के ओकिनावा में है, साउथ कोरिया के बुसान में है, उनके चार चार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस फिलीपींस में हैं। वहां से उन्होंने हवाई जहाज में भर भर के गल्फ को शिफ्ट किए। अब इसी तरह से नेटो देश, अमेरिका ने रूस से लड़ाई होगी और वो लड़ाई लंबी होगी ऐसा सोचकर नेटो देशों में, यूरोप के देशों में बड़ी तादाद में थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं वो स्टोरेज में रखी थी, भंडार में रखी थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया है गल्फ कंट्रीज में। अब अमेरिकन जनरल्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, यानी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, कांग्रेस को बता रहे हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है, कि अगर रूस ने हमला कर दिया किसी अमेरिकन एसेट पर, यानी सीधा अमेरिका पर हमला कर दिया, या रूस ने हमला कर दिया किसी नेटो देश पे, या चीन जो है वो ताइवान की तरफ गया और अमेरिका को ताइवान को बचाना पड़ा, तो उन कामों के लिए कोई भी पेट्रियट या थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बची नहीं है। देखिए, मामला ऐसा नहीं कि बहुत सीक्रेट है, ये पता ही रहता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां जो हैं अमेरिका में उनको बना रही हैं, चाहे कोई भी अमेरिकन कंपनी हो, उनमें हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं यूरोप के देशों को नेटो भंडारण के लिए, या अमेरिका से फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस।
मजे की चीज है कि अमेरिका में तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्राइवेट एजेंसीज करती हैं, तो पता लग ही जाता है कि कितनी मिसाइलें हैं और कहां पर डिप्लॉयड हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कमजोर स्थिति में है? डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने सारे जनरल्स को पिछले हफ्ते जमा किया था, उनको उन्होंने डांटा, फटकारा और बोला कि एक नया प्लान बताओ। तो दिल से तो अमेरिकन जनरल्स यही प्लान बता रहे थे कि नो मोर बॉम्बिंग ऑफ ईरान, क्योंकि जनरल्स को मालूम है अब ईरान के ऊपर 1000, 2000, 4000 बॉम्ब गिरा भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ईरान को। ठीक है, जब हाथी होता है तो हाथी को 2-4 मच्छर मक्खी काटते हैं, फर्क नहीं पड़ता। परेशानी होती है, ईरान को फर्क नहीं पड़ता। अब हो क्या रहा है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल ये सही है। और देखिए, वो जो समझ रहे थे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस तरह ने कैप्टन साहब जनरल्स के खिलाफ कार्रवाई की, उनसे इस्तीफे लिए, उनको हटाया, बहुत सारे अधिकारियों को हटाया, तो क्या इनको लगता है कि सब समझ नहीं रहे? फिर इनको बार-बार वार्न किया उन लोगों ने। अभी 3 दिन पहले वहाँ के चीफ जनरल जो है, उन्होंने इज़राइल को कहा कि हम तुम्हें नहीं दे सकते नेवल फोर्स, हमारे पास अब नहीं है। तो अब आप देखिए, इज़राइल भी अब नहीं कह रहा है कि हम साहब अटैक कर देंगे ईरान पे। तो ये नाराज होना था, किसने सीक्रेट, ये कौन सा सीक्रेट था? भाई तुम मार रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने पहले जो जर्मन के चांसलर थे, उन्होंने इस पे बाकायदा प्रेडिक्ट किया था कि अब अमेरिका को लड़ ही नहीं सकता है लंबी जंग जो है। अच्छा, ईरान पे क्या फर्क पड़ा? जितना उन्होंने फायर किया था उससे ज्यादा उन्होंने बना लिया। अभी रिपोर्ट आई थी। फिर उनको चीन भी दे रहा है, उनको रूस भी दे रहा है, बड़े बड़े कार्गो जो है वो उतर रहे हैं। तो ये किस गलतफहमी में है? हाँ? क्या इनको अच्छा फिर आप भी कैप्टन साहब कई बार ये कह चुके हैं कि अगर वो ये समझ रहा है कि बम गिरा करके ईरान को हरा देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं। कब तक गिराओगे? हाँ? और बहुत बड़ा इराक का आपने हवाला दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये खुद ही जो है जब बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो दूसरों को क्यों कह रहे हैं? लेकिन कैप्टन साहब एक और खबर आ रही है कि ईरान की ताकत बहुत बढ़ रही है और वो एक तरीके से मिडल ईस्ट पे पूरा अपना असर एक तरीके से उसका बढ़ गया और उसकी वजह जो मुझे लग रहा है कि वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद बाब-उल मंदब, अगर ये दोनों इनके कंट्रोल में आ गए, तो कितनी बड़ी ताकत आप समझते हैं कि ये हो जाएँगे? क्योंकि बाब-उल मंदब का कंट्रोल का मतलब ईरान ही कंट्रोल है, कैप्टन साहब। नहीं, कैप्टन साहब अनम्यूट कर हाँ, डॉक्टर रिजवी देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का करीबन 30% या 40% इफेक्टिवनेस है। यानी अगर बगैर इजाजत कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है, तो समझिए 10 जहाज अगर बगैर इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं तो ईरान उनमें से 3 या 4 को इंटरडिक्ट कर लेता है, यानी उन पर ढूंढ कर उनको खतरा दिखा देता है, वार्निंग दिखा देता है, उनको ढूंढ कर जरूरत पड़ने पर उन पर एक छोटा सा रॉकेट भी दाग देता है। तो अभी हो क्या रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद है, क्योंकि दुनिया का कोई भी शिपिंग कैप्टन या शिपिंग जो टैंकर्स हैं, उनके जो कंपनियां हैं, मालिक हैं, वो इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहती। ऐसा ही लाल सागर में बाब-अल मंदेब के साथ हो रहा है। हूती जो हैं लाल सागर में क्लियरली कह चुके हैं कि सारे शिप्स जा सकते हैं, सबको जाना अलाउड है। कहीं से भी किसी भी देश का जहाज वहां से जाए, हूती उनको परमिट कर रहा है, सिवाय ऐसे पानी के जहाज जो कि लाल सागर में सऊदी के बंदरगाह में जा रहे हैं, सिवाय ऐसे पानी के जहाज जो कि लाल सागर में सऊदी की बंदरगाह से आ रहे हैं। तो लाल सागर में समझिए अगर हर रोज 100 शिप्स जा रहे हैं, उनमें से करीबन 10 शिप्स ऐसे होते हैं जो कि सऊदी की बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं या सऊदी की बंदरगाह से कच्चा तेल लेके वापस आ रहे हैं।
ये जो 10 हैं, इनमें से 2-3 को हूती ढूंढ लेता है और हूती के पास फास्ट स्पीड बोट्स हैं। ये छोटी-छोटी नावें होती हैं, बहुत छोटी, जैसे हम टूरिस्ट ऊटी झील में देखते हैं या नैनीताल झील में देखते हैं। इनकी लंबाई महज 10 फीट 12 फीट होती है, लेकिन इसमें पावरफुल ओवी मोटर लगा लेते हैं, एक मशीन गन ले लेते हैं और 2 सेलर्स होते हैं हूती के। बस काफ़ी है। तो उन बावन मंडल में अगर 10 जहाज जा रहे हैं तो उसमें से अगर हूती चाहे तो 10 में से 2-3 जहाजों को वो घेर रहे हैं। इतना काफी है अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की मालिकों की ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। देखिए डॉक्टर रिजवी, शिपिंग जो है बहुत ऐसे भी बहुत हाई रिस्क वेंचर है। मैं आपको एक मोटा सा अंदाजा देता हूँ। एक शिपिंग कंपनी जब एक ऑयल टैंकर को खरीदती है तो उसकी कीमत करीबन 1000 करोड़ रुपए होती है। और कोई भी शिपिंग कंपनी जो है वो नहीं चाहेगी कि किसी भी छोटी सी परेशानी की वजह से उनका 1000 करोड़ रुपया डूब जाए। तो दूसरी चीज क्या है कि चलो कुछ लोग कहते हैं इनकी तो इंश्योरेंस होती है, लेकिन शिपिंग में एक और नियम है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमओ, उसके रूल कहते हैं कि ना सिर्फ शिप का इंश्योरेंस होना चाहिए वरन हर जर्नी का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक शिप बॉम्बे से जा रही है, कहीं पर भी समझिए वो बॉम्बे से निकलकर जा रही है मोम्बासा, तो उस जर्नी का अलग से इंश्योरेंस करना पड़ता है। किस देश का शिप है, क्या लेके जा रहा है, उस कार्गो की वैल्यू कितनी है, शिप की वैल्यू कितनी है, क्रू का जो इंश्योरेंस है वो कितना है, और उस जर्नी, तो एक शिप जो है हर हफ्ते एक जर्नी कर लेती है। एक शिप आमतौर पर साल में एक शिप 25 या 50 जर्नी कर लेती है। ये हर बार उनको शिपिंग कंपनी को इनका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ज्यादातर कंपनियां लंदन में है या न्यूयॉर्क में है शिपिंग इंश्योरेंस करने वाले, लॉयड्स ऑफ लंदन है। तो इन्होंने अपने, जैसे इनको पता लगता है कि भाई हाँ कर लो इंश्योरेंस कर लो, कहाँ से जा रहे हो, जैसे उनको पता लगता है कि वो बाबेल मंडप के पास से जाएंगी या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से जाएंगी, तुरंत वो कहते हैं भैया इसका इंश्योरेंस तो तुम्हें 500% यानी 5 गुना 6 गुना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बड़ी भयंकर स्थिति है। 5 गुना 6 गुना प्रीमियम देके कौन शिपिंग कंपनी का मालिक एक जर्नी को इंश्योर कराएगा। तो सब लोग अब बच रहे हैं। भारत के भी एक जहाज को नुकसान पहुंचा और वो फाइनली डूब गया। ये तो गनीमत है कि यमन की जो कोस्ट गार्ड थी उसने उसके 14 जो क्रू मेंबर्स थे इंडियन, उनको बचा लिया। तो अभी हो क्या रहा है, जिसको भी बाब एल मंडब से गुजरना होता है वो परमिशन लेते हैं। हुती ने क्या किया है कि पोर्ट ऑफ एडन में अपना ऑफिस खोल दिया है। एडन यमन में ही है और उस ऑफिस में दुनिया भर के जितने शिप्स को लाल सागर से गुजरना है या बाब एल मंडब के सामने से गुजरना है, हुती उस ऑफिस में उनको कहती है जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, जाओ कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया नहीं जाओगे। और दूसरी बात, अगर कोई शिप कहता है कि हम बाब एल मंडब से उधर से गुजर रहे हैं और हुती अपने ऑफिस में पूछती है कहां से आ रहे हो, और पता लगा कि वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, तो हुती कहती है जहां से मर्जी जाओ लेकिन बाब एल मंडब से मत निकलो। तो करना क्या पड़ रहा है इनको, एक शिप जो है उसको अगर हुती बाब एल मंडब से नहीं निकलने दे रही लाल सागर में, यानी अडन की खाड़ी की तरफ नहीं आने दे रही, इंडियन ओशन की तरफ नहीं आने दे रही, तो उस शिप को मजबूरी में फिर सुएज कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। सुएज कैनाल क्रॉस करके भूमध्य सागर जाना पड़ता है, भूमध्य सागर से अटलांटिक जाना पड़ता है, फिर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर, केप ऑफ गुड हॉर्न दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाकर उस शिप को जाना पड़ता है जहां भी उसका डेस्टिनेशन था, जापान, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत। तो बहुत डरे हुए हैं सारे शिपिंग कंपनीज जी।
बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है और हम देख रहे हैं काफ़ी खौफ है और ईरान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे जंग की और धीरे-धीरे करके अपनी ताकत को बढ़ाया और यही वजह है कि अब इज़राइल और अमेरिका दोनों के मंसूबे भी फ़ेल हुए और ये चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। फिलहाल जो है बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। वक़्त होता तो और आपसे बातचीत करते, लेकिन इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जो भी सूरत-ए-हाल होगी उसका जायज़ा लेंगे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।